मैट्रिक्स किसे कहते हैं? दिए गए आंकड़ों को जब इस ब्रैकेट छोटे वाले या ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आयताकार रूप में रखते हैं तो इसे आव्यूह कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये अवयव कुछ दे रखे हैं, इनको अगर हम ये इस तरह से आयताकार रूप में लिखें तो इसको लिखना ही क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। इसमें जो रेड वाली हैं इन्हें हम कहते हैं पंक्ति कहते हैं या रो कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर ग्रीन से हमने दिखाई हैं इनको हम स्तंभ या कॉलम कहते हैं। अंतर करने के लिए पहले को हम R1, दूसरे को R2 और तीसरे को R3, जैसे रेड 1, रेड 2, रेड 3 दिखी हैं। इस तरह कॉलम में अंतर करने के लिए C1, C2, C3 लिखते हैं। साथ में इसका ऑर्डर यानी कि न रो और कॉलम का जो गुणनफल होता है यानी कि रो बाई कॉलम जो कहलाता है उसका ऑर्डर कहलाता है, यानी कि 3/3 क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो कई प्रकार के आव्यूह होते हैं, उसमें सबसे पहला है आयताकार आव्यूह, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो यानी कि ऑर्डर सेम ना हो उसे हम आयताकार आव्यूह कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इसमें रो और कॉलम सेम नहीं है, यानी कि रो 2 है, कॉलम 4 है, इसका मतलब ये आयताकार आव्यूह हो गया। यहीं पे देखिए वर्ग आव्यूह, अगर रो और कॉलम की संख्या कैसी हो? समान हो, अर्थात उसमें कोई ऑर्डर सेम हो तो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है, अतः ये जो है एक वर्ग आव्यूह है। और इसका जो मुख्य विकर्ण होता है वो 3, 7, 4 जो दिखाई दे रहा है इसको हम मुख्य विकर्ण कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। यहीं पे आगे चलते हैं क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, यानी पंक्ति कम हो और स्तंभ ज़्यादा हो तो उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। देखिए यहाँ पे पंक्ति 2 है और स्तंभ है 4, तो इसका मतलब ये कैसा है? क्षैतिज आव्यूह। तो यहीं पे आप देखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहते हैं? ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो तो उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? स्तंभ 2 है और पंक्ति कितनी? 3 है, तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम है, इसलिए इसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। देखने में भी ऊर्ध्वाधर लगना चाहिए। अब यहीं पे देखते हैं नेक्स्ट, पंक्ति आव्यूह तथा स्तंभ आव्यूह। तो जिसमें केवल पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह, और जिसमें केवल स्तंभ हो, एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा है। नेक्स्ट है विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह यानी कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर अगर सभी अवयव शून्य हो, तो यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो तो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जो रेड लाइन से ये बना हुआ इसे छोड़कर देखिए सभी अवयव शून्य है। जो रेड लाइन से बना इसे मुख्य विकर्ण कहते हैं, और इसको दूसरी लैंग्वेज में यानी अदर भाषा में हम इस तरह भी डिनोट करते हैं, A=DIG, डायगोनल। DIG का मतलब है डायगोनल, और ये इस तरह से भी हम इसको ले सकते हैं। तो 2 प्रकार से इसको लिखा जाता है। वहीं पे है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। तो अगर किसी आव्यूह का जो मुख्य विकर्ण है वो एक जैसा हो, बाकी सब अवयव कैसे हो? शून्य हो, तो उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, देखिए डायगोनल 2, 2, 2। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है 8 नंबर पे क्या है? इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह या यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसा आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण एक जैसा हो, और वो कैसा हो? इकाई होना चाहिए, यानी कि मुख्य विकर्ण केवल एक ही होना चाहिए, बाकी सभी अवयव शून्य हो, उसे हम इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसको इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जैसा कि इसमें भी आपको दिख रहा है कि इसका जो मुख्य विकर्ण है वो केवल एक है, अतः ये जो है एक इकाई आव्यूह है, यानी इसका जो डायगोनल है वो 1 है। तो इकाई आव्यूह को हम इस तरह से, या इसको हम देखिए आई से भी डिनोट हम इसको कर देते हैं, इकाई आव्यूह को आई से भी हम डिनोट कर देते हैं, आई बना दें तो, और यहाँ पर लिख दें I 3/3, इसका मतलब ये 3/3 का इकाई आव्यूह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है या ये 8। आप चलते हैं नंबर 9, नंबर शून्य या रिक्त आव्यूह। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा आव्यूह जिसमें कि सभी अवयव शून्य हो तो उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं, और इसको हम जो है 0 से डिनोट करते हैं। देखिए ये जी है, इसे 0 से डिनोट करते हैं, ये जो है क्या कहलाता है? शून्य आव्यूह कहलाता है। अब नेक्स्ट है ऊपरी त्रिभुजीय तथा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। यहाँ पर देखिए नाम से भी क्लियर है, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह यानी कि जिसमें ऊपर की ओर त्रिभुज बनना हो, और दूसरा क्या है? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह
यानी कि जिसमें नीचे की ओर त्रिभुज बनना हो। तो जिसमें ऊपर की ओर त्रिभुज बनना है, जैसे देखिए रेड वाला आपको ये दिख रहा होगा, इसमें ऊपर की ओर त्रिभुज बनना है तो ये ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह होगा, और जिसमें नीचे की ओर त्रिभुज बनना उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। और देखिए इसे डेफिनेशन क्या, यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, दिख रहा होगा आपको, और उसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, यदि ऊपर के सभी अवयव शून्य है तो उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट आ गया है 10 11 नंबर पे। तो 11 क्या है, आव्यूह का योग तथा अंतर। देखिए दो आव्यूह का योग तथा अंतर और तुलना तभी कर सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर के हैं। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है, ना तो हम उनका योग कर सकते हैं, ना ही उनका अंतर कर सकते हैं, और ना ही हम उनकी तुलना कर सकते हैं। तो ये मस्ट है कि योग, अंतर और तुलना करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ पे जितने भी मैट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं, सभी का जो ऑर्डर है वो सेम है। देखिए इसका ऑर्डर कितना, 3/3। ऑर्डर बोले तो रो और कॉलम। इसका ऑर्डर कितना, 3/3। क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, यानी प्लस कर सकते हैं। प्लस कैसे करेंगे, इसके जो कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट हैं वो जुड़ जाएंगे। कॉरस्पॉन्ड बोले तो संगत अवयव, जैसे 3 में 1 जोड़ दिया 4 हो गया, 7 में 0 जोड़ोगे 7 आएगा, 5 में 0 जोड़ोगे 5 आएगा, 0 में 2 जोड़ोगे 2 आएगा, 4 में 3 जोड़ोगे 7। तो इस तरह संगत अवयव को जोड़ देते हैं तो उसका योग हो जाता है। इसी तरह अगर संगत एलिमेंट में हम घटा दें तो उनका अंतर हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका अंतर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और तुलना कब करेंगे, तुलना भी तभी करेंगे जब वो ऑर्डर सेम है। जैसे देखिए इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। क्या है इसका ऑर्डर, 3/3, और इसका ऑर्डर कितना, 3/3। तो इसका मतलब हम इनकी तुलना कर सकते हैं। तो तुलना कैसे करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट बराबर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे दूसरी रो और दूसरा कॉलम है, तो दूसरी रो और दूसरे कॉलम पे के बराबर हो गया 4। यहाँ पे देखिए पहली रो का 30 और तीसरी कॉलम में 5, ये पहली रो और तीसरे कॉलम में क्या है, x, तो ये भी देखिए बराबर हो गया। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम होता है। तो आप देखते हैं नंबर 12 पे क्या है। नंबर 12 पे है अदिश आव्यूह से गुणन। तो जैसा कि इसमें है, अदिश का मतलब स्केलर यानी नंबर। जब हम किसी आव्यूह की अदिश यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, जब किसी अदिश आव्यूह से गुणा की जाती है तो गुणा आव्यूह के प्रत्येक आव्यूह से होती है। आप देख लीजिए इसको, देखिए ये देखिए यहाँ पे आव्यूह है, ऑर्डर चाहे इसका कुछ भी हो। अब हमने यहाँ पे क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई की। जब हमने 5 से मल्टीप्लाई की तो सबसे मल्टीप्लाई होगी, देखिए 3 से मल्टीप्लाई हुई तो हो गया 15, फिर 7 से मल्टीप्लाई की हो गया 35, फिर 5 से मल्टीप्लाई की हो गया 25। तो इस प्रकार से सभी से मल्टीप्लाई यहाँ पर होती है। कब, जब हम किसी अदिश से यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं 13वां नंबर पर क्या है, आव्यूह का गुणनफल। तो आपको हम बता दें, दो आव्यूह की जो गुणा है यानी कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होती है जब पहले का कॉलम यानी पहला जो आव्यूह होगा, मैट्रिक्स होगा, उसके कॉलम और दूसरे आव्यूह की जो रो है वो सेम है। तो इसको हम शॉर्ट में याद करने के लिए ऐसा कह सकते हैं, सी अगर बराबर आर हो, क्या हो, सी बराबर आर हो, ठीक है, क्या हो, सी बराबर आर हो, तो हम दो आव्यूह की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी पहले नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। जैसा कि देखिए एग्जाम्पल में भी मैंने यहाँ पर दिखाया है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये वाला है इसमें देखिए क्या है, इसका ऑर्डर कितना है, मैं ऑर्डर यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसका ऑर्डर है, रो है कितनी 2 और कॉलम कितने हैं, इसमें 3 है। इसका ऑर्डर कितना है, रो है 3 और कॉलम कितने हैं 2। तो देखिए पहले की कॉलम, ठीक है, पहले कॉलम कितनी 3 और दूसरे की रो, ये बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। देखिए सेम है यानी सी बराबर आर है, तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले दूसरा वाला जो है इसकी पंक्ति को इसकी प्रत्येक रो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले दूसरे की पंक्ति यानी 2 3 4 की पहले हम करेंगे 1 3 5 से गुणा, देखिए ये वाली आएगी, पूरी लाइन दिख रही होगी आपको। उसके बाद फिर इसके नीचे वाली 2 4 6 से गुणा करेंगे तो ये वाली लाइन आएगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा कर देता हूँ, जब हम पहले करेंगे तो देखिए ये आएगी लाइन पूरी, ठीक है, पहली दूसरे की पहली पंक्ति की उसकी पहली रो से यानी कि C1 की R1 से, फिर इसी की R2 से करेंगे, तो R2 से करेंगे तो देखिए ये आ जाएगी, ठीक। अब यही काम अब दोबारा हमें 5 6 1 से करना, तो 5 6 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 3 5 से, यानी कि दूसरे की दूसरी पंक्ति की पहली रो से और दूसरी रो से, ठीक है। तो इसकी जो स्तंभ है
दूसरा वाला जो स्तंभ है इसके स्तंभ की यानी कि कॉलम की इसकी पहली पंक्ति से यानी रो से और दूसरी रो से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई हुई है, आप देख सकते हैं। इसी तरह जैसे पहले की ऐसी इसकी हो गई है और इसको सोल्व करके ये आ गया। ठीक, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है, नेक्स्ट है परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है देखिए, अगर हम किसी आव्यूह का परिवर्त करें यानी ट्रांसपोज करें और परिवर्त आव्यूह सॉरी किसी आव्यूह को रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करें और उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम कहते हैं परिवर्त आव्यूह। देखिए यहाँ पे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। यदि किसी आव्यूह एक ही पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों की पंक्तियों में बदले तो नया आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे ए डैश या ए की पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो ये देख ले डेफिनेशन को। अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें, ठीक है, तो जो नया वाला आव्यूह होता है वो पहले वाले आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। जैसे यहाँ पे ए है देखिए, ठीक है, तो ए में एलिमेंट क्या है, ये है। अब हमने क्या करा, जो रो है उनको कॉलम में चेंज कर दिया। तो रो कैसे चेंज कर दिया, कॉलम में। देखिए जो पहली रो थी वो ये इस तरह चेंज हो गई, ठीक है। रो को कैसे चेंज कर दिया, कॉलम में। तो जो नया वाला होता है वो पहले वाले का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे हम ए की पावर डैश या ए की पावर टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दें तो जो नया आव्यूह होता है वो परिवर्त आव्यूह कहलाता है, ठीक है। जैसे ये हम डैश से भी लिखते हैं, तो डैश लगाने से क्या होता है, पलट जाता है। जो लेटा हुआ है वो देखिए खड़ा हो गया, जो लेटे हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ये देखिए, ठीक। और ये प्रॉपर्टी हैं कुछ, इन्हें आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं, कंपटीशन में भी यूज होती हैं और वैसे भी हो सकती हैं। ए की पावर टी की पावर टी यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, टी कह दो या डैश कह दो, बात एक ही है। जब किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह करते हैं तो दोबारा ई आ जाता है, और किसी स्केलर का ट्रांसपोज करते हैं तो स्केलर का ट्रांसपोज नहीं होता है। योग का ट्रांसपोज करते हैं तो उनके अलग अलग योग के ट्रांसपोज के बराबर होता है, और इंटू का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, पलट जाता है। और अंतर का ट्रांसपोज करते हैं तो भी कुछ दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही रहता है। ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है 15 सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह। सम्मित क्या होता है, रो को कॉलम को रो में चेंज करें और उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम सम्मित, रो को कॉलम को रो में चेंज करें और उसमें माइनस का अंतर आ जाए तो उसे हम विषम सम्मित आव्यूह कहते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, यदि किसी आव्यूह का परिवर्तन करने पर उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम सम्मित आव्यूह कहते हैं। देखिए हमने चेंज तो किया लेकिन हुआ नहीं चेंज, ठीक है। तो हमने क्या है, चेंज किया। जैसे इस तरह से ये है, मान लीजिए एक सीधी दीवार है, उसमें आप लात घूंसे मारो तो उसमें कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि ये जो है सम्मित आव्यूह। देखिए इसमें ए में हमने क्या करा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज किया लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसे हम क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं, ठीक है। यानी कि डैश जो अगर ए के बराबर है, परिवर्त करने पे ए के बराबर ही आता है तो उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। यदि किसी आव्यूह का परिवर्तन करने पर उसमें माइनस का परिवर्तन हो तो उसे हम विषम सम्मित आव्यूह कहते हैं। यानी कि आपने जब ट्रांसपोज किया तो केवल माइनस का डिफरेंस आया, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहा था। देखिए जैसे कि यहाँ पे ए है, हमने इसका डैश निकाला, फिर इसमें से माइनस कॉमन लिया तो लौट के वापस ए आ गया, इसकी जगह हमने ए रख दिया। तो देखिए ए डैश अगर माइनस ए के बराबर है तो इसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें कुछ प्रगुण हैं इसी के, क्या है, विषम सम्मित आव्यूह का मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव शून्य होते हैं। देखिए इसकी खास पहचान है कि इसका जो मुख्य विकर्ण होगा ये वाला, इसके सारे अवयव जो होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है, ये पहचान है इसकी। दूसरा क्या है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सम्मित और एक विषम सम्मित आव्यूह के योग के रूप में बदला जा सकता है। यानी किसी भी आव्यूह को, यानी कोई वर्ग आव्यूह है तो उसे हम एक सम्मित और दूसरे विषम सम्मित में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए है मान लीजिए, तो कैसे करेंगे, 1/2 बाहर लिखेंगे, ए प्लस ए डैश प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ए माइनस ए डैश इंटू 1/2, ठीक है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो सॉल्व होकर ए ही आ जाएगा। तो जो पहला वाला होगा ये वाला, पहला वाला, तो पहले वाले होगा को पी कहेंगे, और जो दूसरा वाला होगा ये, उसको हम कहेंगे क्यू। तो पी तो कहलाएगा यहाँ पे सम्मित, और जो क्यू है वो कहलाएगा विषम सम्मित। यानी पी बराबर कितना हो गया, 1/2 ए प्लस के ए डैश, इसको कहेंगे हम सम्मित, और क्यू बराबर कितना हो गया, क्यू बराबर हो गया 1/2 ए माइनस के ए डैश, इसे कहेंगे विषम सम्मित, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट, प्रारंभिक संख्याओं द्वारा आव्यूह का वितरण। देखिए इसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में पड़ती है करने में, क्योंकि ज़्यादातर इसका आंसर जो है
गड़बड़ी हो जाता है। तो इसको में बड़ी ही सावधानी की जरूरत पड़ती है। तो इसका कुछ रूल हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इन रूल को ध्यान में रखेंगे तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। इस प्रक्रिया में आव्यूह का व्युत्क्रम पंक्ति संक्रिया अथवा स्तंभ संक्रिया में से केवल किसी एक प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। यानी कि इसमें केवल आप एक ही प्रक्रिया लाएंगे, या तो रो मेथड लाएंगे या कॉलम, यानी दोनों एक साथ नहीं लगते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर आपसे पूछता है पंक्ति द्वारा तो पंक्ति से करना है, और कहता है स्तंभ द्वारा तो स्तंभ से करना है, और यदि नहीं कहता है तो आपको जो अच्छा लगे, यानी पंक्ति वाला अच्छा लगे तो पंक्ति से कर दें, और स्तंभ वाला अच्छा लगे तो स्तंभ से कर दें। तो इसका क्या प्रोसेस है वो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है नोट। सबसे पहले क्या है कि ए बी इज इक्वल टू आई, यानी अगर ए बी इज इक्वल टू आई होता है तो बी को ए का इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, रूल क्या है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया होगा इसे हम ये लिखेंगे ए इंटू आई ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ए की जो भी वैल्यू दी होगी वो लिख देंगे, और आई की जगह लिख देंगे यूनिट मैट्रिक्स। और ये वाला जो राइट हैंड साइड में जो ए है इसे कुछ नहीं कहेंगे, इसे छुएंगे नहीं, इसे लास्ट तक बिल्कुल ऐसे करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम बाईं ओर लिखे ए तथा दाईं ओर लिखे, बाईं ओर लिखे ए, या बाईं ओर कौन सा लिखा ए ये वाला था, दाईं ओर लिखी आई, यानी इसमें एक साथ प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। तो इन दोनों में हम प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करेंगे, या तो पंक्ति वाला या स्तंभ वाला, कोई एक करना है। बाईं ओर इकाई आव्यूह आ जाए, और किसी प्रकार से कोशिश करते हैं जहां ए है यहाँ पर इकाई आव्यूह आ जाए, ए के स्थान पे क्या बन जाए, इकाई आव्यूह बन जाए। इस प्रक्रिया में हम बाईं ओर वाले आव्यूह को, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयवों को शून्य करने का प्रयास करते हैं। और जो ए होता है इसमें कोशिश करते हैं कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो जाए। जैसे शून्य होंगे तो वो इस टाइप का बन जाता है। देखिए क्या जाता है, राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा और लेफ्ट में जाएगा, एक जो हो जाएगा वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी जो होगा, बी को हम क्या कहेंगे, ए का व्युत्क्रम कहते हैं, यानी बी ही जो कहलाता है ए का। डिटरमिनेंट किसे कहते हैं, तो रेखिक समीकरण जो होती है एक्स प्लस बी वाई और सी एक्स प्लस डी वाई, इसके गुणांकों को अगर हम इस रूप में लिख लें, ठीक है, तो इस रूप में लिखना ही सारणिक कहलाता है। और ए डी माइनस बी सी, यानी कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है, ये ए डी माइनस बी सी को इस सारणिक का प्रसार कहते हैं। इसे द्वितीय क्रम का सारणिक कहते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से हम तृतीय क्रम का भी निकाल सकते हैं। प्रत्येक सारणिक में स्तंभ तथा पंक्तियों की संख्या हमेशा एक जैसी रहती है, अर्थात सारणिक हमेशा वर्ग के रूप में होती है। आव्यूह तो किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन जो सारणिक होती है वो हमेशा एक वर्ग के रूप में होती है। ये वाली बात यहाँ पर नोट करने वाली है। अब देखिए नेक्स्ट है तृतीय क्रम के सारणिक का प्रसार। अब देखिए हम प्रसार कैसे करेंगे। तो ये तो द्वितीय क्रम के सारणिक का प्रसार है, तो वो आराम से हो जाता है ए डी माइनस बी सी। लेकिन अगर तृतीय क्रम का है तो उसका प्रसार हम कैसे करेंगे। तो इसका प्रसार करने के लिए किसी भी एक पंक्ति के अनुदिश हम कर सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, या किसी भी एक स्तंभ के अनुदिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रथम पंक्ति के अनुदिश यहाँ पर प्रसार देखा गया है, तो सबसे पहले देखिए एक लिखते हैं, फिर उस पर बड़ा सा प्लस का निशान लगाने के बाद जो बचता है उसकी सारणिक, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट की यहाँ पर जो है उप सारणिक हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, 1 की लिखी, फिर 0 की लिखी और 1 की, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्लस, फिर माइनस और फिर 0। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला, तो इसके अनुसार हम जो है चिन्ह यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चिन्ह क्या है, प्लस, माइनस और प्लस। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या आया, पहले प्लस आया, माइनस आया और प्लस आया। अगर आप इसके अनुदिश कर रहे हैं तो फिर प्लस, यानी कि आप C1 के अनुदिश कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अगर आप C2 के अनुदिश कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस, या एक फॉर्मूला भी है, आप इसके हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। फॉर्मूला है -1 की पावर R प्लस C। जैसे यहाँ पर देखिए पहली रो पहला कॉलम है तो प्लस आ गया। यहाँ पर क्या है, दूसरा, पहली रो दूसरा कॉलम है, R का मतलब रो, C का मतलब कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। तीसरे वाले में क्या है, यहाँ 5 है, ये पहली रो है और तीसरा कॉलम है, यानी कि यहाँ पे पहली रो तीसरा कॉलम यानी 4 सम संख्या आ गया, इसलिए ये प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रसार जो है किसी भी रो अथवा किसी भी पंक्ति के अनुदिश कर सकते हैं, और चिन्ह जो लगाएंगे हम वो इस परिपाटी के अनुसार लगाएंगे। यानी अगर हम ये R1 में करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, और हम C1 में करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, और R2 में करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, और R3 में करते हैं तो प्लस माइनस प्लस। ये आपको बता ही चुके हैं हम पहले। R1 का मतलब होता है पहली रो, R2 का मतलब दूसरी रो, R3 का मतलब तीसरी रो, C1 का मतलब पहली कॉलम, C2 का मतलब दूसरी कॉलम और C3 का मतलब तीसरी कॉलम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सारणिक के अनुप्रयोग। कुछ सारणिक के अनुप्रयोग है जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि किसी सारणिक की पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदला जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है,
परंतु पंक्ति को पंक्ति में या स्तंभ को स्तंभ में बदले तो सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता, परंतु चिन्ह बदल जाता है। जैसा कि आपको देखिए ये सारणिक आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये जो सारणिक है इसमें देखिए, इसमें क्या हमने इसका प्रसार करा, प्रसार करने पे कितना आया, -17 आया। अब हमने क्या करा, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, आर इसका मतलब है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तब भी सारणिक का जो मान आया वो -17 आया, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हमने क्या करा, R1 को R2 में, यानी रो को रो में चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, सारणिक का मान तो वही रहा लेकिन चिन्ह बदल गया। देखिए यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे कैसा हो गया, प्लस हो गया, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रो को रो में या कॉलम को कॉलम में चेंज करें तो सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसका जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है, अथवा कोई एक पंक्ति या कोई स्तंभ शून्य हो तो भी सारणिक का मान शून्य होता है। तो यहाँ पर देखिए R1 और R2 क्या है, समान है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको R1 R2 समान है, इसका मतलब इस सारणिक का मान कैसा होगा, 0 होगा। यहाँ पर देखिए R2 यानी कि रो 0 है तब भी सारणिक का मान 0 है। यहाँ पर देखिए क्या C3 0 है, तो इसका मतलब इसका भी जो मान होगा वो 0 होगा। तो किसी भी सारणिक में कि कोई दो रो समान हो या कोई दो कॉलम समान हो तो भी 0 होता है, कोई रो या कोई कॉलम पूरी 0 है तो भी सारणिक का मान 0 होता है। देखते हैं नेक्स्ट तीसरा। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ को किसी संख्या से गुणा की जाए तो सारणिक का मान उतने ही गुना हो जाता है। अब देखिए ये जो सारणिक आपको दिख रही है इसकी जो वैल्यू है वो -17 है। अब हमने क्या करा, इसको 3 से गुणा करी, जब 3 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब इसका जो मान होगा वो 3 गुणा हो जाएगा, यानी 51 आ जाएगा। तो हमने देखिए 3 के अंदर एंट्री करी, जब सारणिक की गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट से नहीं होती है, किसी एक ही एलिमेंट से होती है, जबकि आव्यूह से करते हैं तो प्रत्येक से गुणा होती है। ठीक है, हमने इसका प्रसार किया तो वो कितना आ गया, 51 आ गया, यानी कि पहले का 3 गुना हो गया। ठीक है, यही बात ये कहना चाह रहे थे। नेक्स्ट है, किसी भी सारणिक के 2 अथवा 2 से अधिक सारणिकों में तोड़ा जा सकता है, परंतु इसकी कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ ही ब्रेक होती है। यानी आप किसी भी सारणिक को तोड़ तो सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या होगा, कोई एक स्तंभ या कोई एक पंक्ति ही टूटेगी, बाकी दो एज इट इज रहेंगी। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 4 5 6 को ही तोड़ा गया, देखिए यहाँ पे, बाकी जो C2 और C3 है वो सेम टू सेम है। ठीक है, जिसे तोड़ा गया उसको ही ब्रेक कर देंगे। देखिए 1 2 3, बाकी 2 सेम रहा, 3 3 3, बाकी 2 सेम रहा। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई, -17, और इसको जब हमने तोड़ा उनको अलग अलग जोड़ किया तो भी देखिए कितना आया जोड़, 21 आया, और वैसा कितना आया था तो भी 21 आया। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी सारणिक को 2 सारणिक में तोड़ सकते हैं, लेकिन ब्रेक जो होगा वो कोई एक रो या कोई एक कॉलम होगी। देखते हैं नेक्स्ट है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके उस संगत पंक्ति अथवा स्तंभ में जोड़ा अथवा घटाया जाए तो नए सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ये प्रॉपर्टी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग बहुत क्वेश्चनों में यूज की जाती है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यू -17 है, अगर हम किसी रो को किसी संख्या से गुणा करके घटा दें, जैसे देखिए R2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करी और R1 में से घटाया, फिर इसका प्रसार करा तो भी देखिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। यही काम हम सोलन को कॉलम में भी कर सकते हैं। देखिए हमने कॉलम C2 में क्या करा, C1 को 3 से मल्टीप्लाई करी और हमने C2 में से माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद भी देखिए वैल्यू वही आई। यानी कि किसी रो को गुणा करके किसी रो में से घटा दें या किसी कॉलम को किसी संख्या से गुणा करके घटा दें या जोड़ दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, आपने ये हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा हुआ, ये वाला फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को सारणिक रूप में जो है आप याद कर सकते हैं। ये सारणिक रूप है, इस रूप में इसका प्रसार करेंगे तो यही वाला आ जाएगा। देखिए 1/2 ऐसे रहेगा, x1 R1 के अनुदिश आप इसका प्रसार कर देंगे तो यही निकल के आ जाएगा। संरेख होने का प्रतिबंध जैसे हाई स्कूल में 9th में था, ये क्षेत्रफल = 0, तो यहाँ पर ये डिटरमिनेंट = 0। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण देखिए, ये जो x3 और y3 इसके स्थान पर हम xy रख दें तो यही दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आ जाएगा। अगर हम इसका प्रसार कर दें तो वही समीकरण निकल के आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, उप आव्यूह सब मैट्रिक्स। किसी आव्यूह की कुछ पंक्ति या कुछ स्तंभों को छोड़ने से प्राप्त शेष आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। जैसे आपको ये देखिए एक आव्यूह दिखाई दे रहा है, हमने क्या करा, यहाँ से ये चीज़ देखिए डिलीट कर दी पहले R1, तो जो बचा क्या कहलाएगी, ये इसकी उप आव्यूह कहलाएगा। यानी किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को या किसी एक एलिमेंट को गायब कर दें,
कुछ पंक्ति, सॉरी एलिमेंट नहीं, पूरी एक पंक्ति या कोई सी एक स्तंभ गायब कर दें, जो शेष बचता है वो उसकी उप आव्यूह कहलाते हैं। तो इसके कई आव्यूह हो सकते हैं, जैसे एक ये वाला देखिए, धीरे धीरे कैसा आया होगा, इसे हमने क्या करा, ये वाला डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया और इसे डिलीट कर दिया, तो ये आव्यूह। ये वाला कैसे आया, ये हमने कौन सा डिलीट करा, ये कि मैं अलग अलग से कर देता हूँ, ये डिलीट कर दिया और ये तो बिल्कुल ही हो गया, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो चलिए मैं इसको थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है हमने क्या करा, इस वाले को मैं इसे कर देता हूँ, देखिए इसको और इसको हमने क्या करा, डिलीट करा, जो बचा ये भी क्या कहलाया, इसके उप आव्यूह कहलाया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट, उपसांडिक तथा सैगण। यहाँ पर देखिए, उपसांडिक तथा सैखंड या सैगुणनखंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी वर्ग सारणिक के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त शेष वर्ग सारणिक को उस अवयव की उपसारणिक कहते हैं तथा उपसारणिक को चिन्ह सहित लिखना उस अवयव का सैगुणनखंड कहलाता है। देखिए, हमें किसी का भी अगर उपसारणिक निकालनी है, किसी भी सारणिक की उपसारणिक निकालनी है, जैसे हमने A11 की उपसारणिक यहाँ पर निकाली है, ठीक है, तो A11 की उपसारणिक निकालेंगे, यहाँ पर बड़ा सा प्लस का निशान बनाएंगे और जो बचेगा, ठीक है, वो कहलाएगी A11 की उपसारणिक, और इसको हम M11 से डिनोट करते हैं। M11 का मतलब हो गया पहली रो पहला कॉलम, और M का मतलब माइनस, ठीक है, M का मतलब क्या हो गया, माइनस, और 11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम। बिल्कुल इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे M12, इसको लिखेंगे M13, ठीक है। तो जिसका भी निकालना वहां पर बड़ा सा प्लस का निशान बनाना है, और जो बचेगा वो कहलाएगी उसकी उपसारणिक। अब हम यहाँ पर चिन्ह सहित लिख दें, जैसे A11 के देखिए हमने क्या करा, A11 का हमने चिन्ह सहित यहाँ पर लिख दिया सैगुणनखंड, तो इसको लिखते हैं हम C11, जैसे M11 लिखा, इसको C1 सैगुणनखंड से मतलब है इसका जो पहला वर्ड है C यानी कोफैक्टर, और 11 का मतलब पहले वाले का, और चिन्ह सहित का मतलब -1 की पावर रो प्लस कॉलम, क्योंकि पहली रो पहला कॉलम है, तो 1 + 1 2, यानी कि यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा। तो चिन्ह सहित लिखते हैं तो गुणनखंड कहलाता है, और चिन्ह रहित लिखते हैं यानी चिन्ह छोड़कर लिखते हैं तो वो उसकी उपसारणिक कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला भी है, आप इसको फॉर्मूले के रूप में भी याद कर सकते हैं, यानी किसी की भी सैगुणनखंड निकालने का फॉर्मूला ये है, Cij = -1 की पावर i + j × Mij। Cij का मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, इस तरह से, और यहाँ पर i j है, यहाँ भी i + j, ठीक है, ये इसे चिन्ह को निर्धारित करता है यहाँ पर, और m क्या है, इसका उपसारणिक है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सैगुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे हम किसका निकालना मान लीजिए, तो इसका सैगुणनखंड क्या होगा, C33 - 1 की पावर 3 + 3, 3 + 3 6 हो गया, प्लस का निशान यहाँ पर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर बड़ा सा प्लस का निशान बनाएंगे, तो जब बड़ा का प्लस का निशान बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए A11 A12 21 A22, ये यहाँ पर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए वर्ग आव्यूह का सारणिक, यानी किसी भी आव्यूह का सारणिक जो होता है उस पर मोड लगा दो तो सारणिक निकल जाता है। तो देखिए इसे हम DETA डिनोट्स करते हैं या मोड ऑफ A लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसके जो कॉर्नर दिख रहे होंगे आपको, ये यहाँ से हट जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। जब हम किसी आव्यूह का सारणिक निकालते हैं, मोड लगाते हैं, तो कोने इसके यानी कान इसकी जो है खड़े हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी आव्यूह व्युत्क्रमणीय तब होता है जब उसकी डिटरमिनेंट क्या हो, 0 हो। अगर डिटरमिनेंट 0 है तो क्या होगा, वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। देखिए इसकी जो है डिटरमिनेंट कैसी, 0 हो, तो इसका मतलब अव्युत्क्रमणीय है, और अगर वो डिटरमिनेंट इसकी 0 नहीं है तो वो कहलाएगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आव्यूह का सेकंडज, यानी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी भी आव्यूह, देखिए इसका डेफिनेशन में बड़े आराम से याद रख सकते हैं, किसी भी आव्यूह की पहले सारणी निकाली जाती है, यानी कि मोड निकाला जाता है, फिर उसके सैगुणनखंड निकाले जाते हैं, सैगुणनखंड से नया आव्यूह बनाते हैं, और नए आव्यूह का जो परिवर्त होता है उसे ही हम सेकंडज कहते हैं। दोबारा फिर ध्यान दें, आव्यूह को सारणी निकाला, सारणी के जितने भी एलिमेंट है सभी के सैगुणनखंड निकाले, उनसे नया आव्यूह बनाया, और नए आव्यूह का जो परिवर्त आव्यूह होगा वही कहलाएगा सेकंडज। तो आव्यूह होता है ए, सारणिक होता है उसमें मोड लगा देते हैं, सैगुणनखंड होते हैं A11 A12, यानी कि ये सब सैगुणनखंड लाएंगे, इनको यहाँ पर ऐसा लिख देंगे आव्यूह के रूप में, कहलाएगा इसका नया आव्यूह, और इसको चेंज कर दो, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो ये कहलाएगा इसका परिवर्त आव्यूह, इसी को हम बोलते हैं सेकंडज आव्यूह। नेक्स्ट है देखिए वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की सहायता से हम
ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट को उसके मोड से डिनोट कर दें तो इनवर्स निकल जाता है। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कि महत्वपूर्ण है। ए की हम एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट की ए से मल्टीप्लाई करें तो वो इसके बराबर होता है मॉड ऑफ ए इंटू आई। ए बी का जो मोड है यानी कि दो आव्यूह के गुणनफल की जो डिटरमिनेंट होती है उनके अलग अलग डिटरमिनेंट के बराबर होती है। एडजॉइंट का जो मोड है मॉड ऑफ ए इक्वल टू एन माइनस वन। एन क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा, और यहाँ जो डिटरमिनेंट होगी वो कैसी होगी, स्क्वायर के रूप में होगी, यानी वर्ग सारणिक होगी। ठीक है, ये एन क्या है, इसका ऑर्डर है, ए मैट्रिक्स है, बी भी क्या है, मैट्रिक्स है। एक फॉर्मूला ये है मोड ऑफ के ए की पावर एन, के की पावर एन इंटू ए। एन क्या कहलाएगा, इसका ऑर्डर कहलाएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी ये भी है, ए की पावर माइनस वन की पावर वन इज इक्वल टू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और किसी आव्यूह के ट्रांसपोज का इनवर्स जो होता है वो इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। चलिए अब देखते हैं लास्ट अंतिम पेज। रैखिक समीकरणों को हम आव्यूह विधि द्वारा हल कर सकते हैं। देखिए ये तीन हमें रैखिक समीकरण दी होंगी इस टाइप के, तो पहले आव्यूह रूप में हम इस तरह से लिख लेते हैं, यानी कि पहले यहाँ गुणांक लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड और यहाँ पर बराबर वाला। तो पहले वाले को हम ए मान लेते हैं, दूसरे को एक्स और तीसरे को बी, यानी ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो x जो कहलाता है वो ए इनवर्स b कहलाता है, यानी कि a के इनवर्स की अगर हम b से मल्टीप्लाई कर दें तो हम x निकल जाता है, यानी कि एक्स वाई जेड निकल जाते हैं, इसका हल हो जाता है। यहाँ पे तीन कंडीशन है जो ये छोटे क्वेश्चनों में यूज होती है। अगर मोड ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका कोई भी हल नहीं होता, अद्वितीय हल नहीं, सॉरी, मोड ए नॉट इक्वल टू जीरो तो अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसे हम संगत भी कहते हैं। मोड ए इक्वल टू जीरो है और एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो तो असंगत कहलाता है, इसका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, और मोड ए भी जीरो है और एडजॉइंट ए डॉट बी भी जीरो है तो इसके अनंत हल होते हैं, तब ये संगत भी हो सकता है। 2 का है, यानी कि ऑर्डर इसका क्या 2/2 है, तो आप इनवर्स इसका केवल देख के ही, यानी कि विद इन 2 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो बस ये आपको फॉर्मूला ये है इनवर्स का, देखिए ये फॉर्मूला लगाना और देखो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। फॉर्मूला होता है 1 mod A और एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है। जैसे ही बस इसमें वैल्यू रखेंगे और देखो आंसर आ जाएगा। तो मोड ए की जगह क्या रखना जरा समझेंगे, इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है ऐसे करके, तो ये आ जाएगा हमारा मोड ए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 सत्ते 14, बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो 2 सत्ते 14 और माइनस 3 चौक 12। अब देखो एडजॉइंट कैसे लिखना, एडजॉइंट में कुछ नहीं करना, बस इसको इंटरचेंज कर दीजिए, इन्हें क्या करना, इंटरचेंज करना ऐसे करके, यानी 7 के स्थान पर आप 2 रख दीजिए, इसको इस तरह, तो ये हो जाएगा 7 के स्थान पे क्या रख दीजिए, ये इंटरचेंज कर दो इनको, ये आ गया 2। ठीक है, और इनमें साइन चेंज कर देना आपको, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3, लीजिए ये आ गया आपका आंसर। बस इसे चाहो तो एक लाइन और लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। तो 2 वाला तो बहुत ही आसान होता है, क्या हो गया ये इनवर्स। अब देखो 3 वाला मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में एक घंटे का बटन जो है बराबर में ये भी दबा दीजिए, इससे क्या होगा, नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलती रहेगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक जरूर। देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका निकालते हैं मोड। तो मोड कैसे निकालते हैं ये सीख लीजिए पहले। तो देखो मोड निकालने के लिए हम क्या करा, हमने ए का मोड, इसकी भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे मोड आपको निकालना। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो पहले तो ये तीनों लाइन आप ऐसे लिख लीजिए, एक एक ऐसे, यहाँ पे 3 4 3 और 3 3 4। अब आपको करना है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना इसे मैक्सिमम आप जो है 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। अब इसको जो पहली वाली लाइन है इसको रिपीट कर दीजिए, 2 लाइनें, ठीक है, और इसे जो है बीच वाली पे आप इसको राउंड कर दो। अब करना क्या जरा समझेंगे, बीच वाली पे हमने क्या करा, इसको राउंड कर दिया। अब देखिए हमें बस करना कुछ नहीं है, अब यहाँ से ऐसे करके इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। देखो ये आ गया मोड, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 चौक 16, प्लस का निशान लगाते जाइए, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 3 3 9
3 तिया 9। अब यहाँ पे ऐसे करके बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब देखो ऐसे मल्टीप्लाई करनी है इसकी, यहाँ से ऐसे 3 चौक 12 प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 चौक 12। अब इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 34, ये हो जाएगा 33, 16 का आ गया एक। लो जी मोड निकल गया हमारा। ठीक है, अब हमें निकालना फॉर्मूला लगाना। देखिए फॉर्मूला है ए इनवर्स बराबर 1/mod ए और एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला हमारा। ठीक है, बस यहाँ पर देखो मोड ए हम निकाल चुके हैं, ये आ गया। देखिए मोड ए कितना आया 1। अब एडजॉइंट ए निकाल के रखना है बस। देखो एडजॉइंट ए भी देखो ये आने वाला। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो एडजॉइंट को निकालने के लिए जो काम हमने यहाँ पे किया तो वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। यानी कि पहले जो 3 एलिमेंट है उनको तो हम ऐसे रख रहे हैं। देखिए 1 1 1 और ये 3 4 3। ठीक है 3 3 4। अब जरा यहाँ पर ध्यान से समझना। पहले तो आपको ये 2 लाइनें रिपीट करनी जैसे कि हमने पहले की थी, अब भी रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने रिपीट कर दी। ठीक है, अब एक काम और करना है आपको, यहाँ पे 3 है। अब आपको एक काम और करना है कि ऊपर वाली जो 2 लाइन है इनको और रिपीट करना है। तो ऊपर वाली जो 2 लाइन है उनको रिपीट करके यहाँ पे लिख दीजिए 1 3 3 1 3 1 4 3 1 4। अब जरा समझना, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप करना क्या है, आपको जो पहली वाली लाइन है इसको तो आप क्रॉस कर दीजिए। इससे तो आपको कुछ करना जानना है नहीं। अब बस देखो एडजॉइंट आपका आने वाला है, यानी कि ए इनवर्स आपका आने वाला है आंसर। अब देखिए ये इनवर्स आपका निकलने जा रहा है, तो इसको समझेंगे ध्यान से। ठीक है, तो देखो ये आ गया आपका ए इनवर्स। ठीक, तो करना क्या है कि बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऐसे करके। 4 चौक 16, 3 तिया 9। तो 16 में से 9 घटा दीजिए, कितने बचेंगे वो लिखते जाइए। 16 में से 9 घटाएंगे आएगा 7। ऐसे यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12। यानी कि लिखना देखिए, निकालना ऐसे है और लिखना ऐसे है। तो 3 तिया 9, 12 में से 9 में से 12 माइनस का 3। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऐसे करना और लिखना कैसे, ऐसे। 3 तिया 9 और 4 तिया 12, कितना बचा माइनस का 3। अब दूसरी वाली रो में आ जाइए, यहाँ पे देखिए ऐसे कर दीजिए 3 तिया 9 माइनस 4 यानी कि माइनस का 1। अब यहाँ पे आ जाइए 4 एकम 4 माइनस 3 1 बचा। अब यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और माइनस 3 0 आ गया। अब जाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल आराम, बहुत ही आराम से आप जो है 1 मिनट के अंदर इन्वर्स निकाल सकते हैं। वैसे बहुत देर लगती है। 3 एकम 3 और माइनस 4 माइनस का 1 बचा। यहाँ देखिए 3 एकम 3 3 एकम 3 0 आ गया। अब लास्ट वाला देखिए 4 एकम 4 4 में से 3 गया 1। लीजिए ये आ गया आपका आंसर। तो कितनी देर लगी, मुश्किल से आप 1 मिनट की, मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं। और 2 वाला है तो उसे हम केवल जो है 2 सेकंड के अंदर 30 क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन 91 स्क्रीन पर आ गया है। तो जो इसका भी इसका आंसर अगर आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे। क्वेश्चन क्या है, एफ हमें दे रखा है और ये क्यूब रूट 3 की वैल्यू हमें पूछी है। ठीक है, तो चलिए इसको कर देते हैं। तो लीजिए देखिए, सबसे पहले तो क्या करना, हमें पहले इसका जो है हमें डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो वही नॉर्मल वाला जैसे हम करते हैं, यानी इसका सिंपली प्रचार कर देंगे। प्रचार मतलब प्रसार। तो एक्स स्क्वायर एक्स 1। तो चलिए प्रसार कर देते हैं इसका। तो जब इसका प्रसार किया जाएगा ऐसे, तो क्या आएगा x³
माइनस का 1 और फिर माइनस का x, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर नेक्स्ट आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स की 4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स की 6। अब देखिए वैल्यू हमारे पास है, वो हम वैल्यू रख देते हैं एफ एक्स। एक्स के स्थान पर हम क्या रखेंगे, इसका मतलब है 3 की पावर 1/3। 3 की पावर 1/3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1। यहाँ भी 3 की पावर 1/3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। ये 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ये हो गया 9 1 10 और ये हो जाएगा माइनस का 4। तो राइट आंसर इसमें जो 110 लोग लाइव क्लास से जुड़े हैं सभी का स्वागत। तो देखिए पहला आंसर आ चुका है, इसका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ देखिए आप इस तरह से भी इसका कर सकते हैं। ये रूल भी है कि हम क्या करते हैं, पहले 3 हमने उतार लिए, उसके बाद ये वाली पंक्ति और इस पंक्ति को यहाँ पर रिपीट कर देते हैं और इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए पहले इसकी आपस में मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। माइनस चिन्ह लगा कर उल्टा कर देंगे। देखिए यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे और इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे। फिर x के स्थान पे हम रख देंगे ये वाली वैल्यू, तो भी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप जो भी अच्छा आपको लगता है उससे कर सकते हैं। 120 लोग लाइव क्लास से जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 92। बिल्कुल सही, डी काफ़ी लोगों का आंसर इसमें आ गया। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज, तो इस समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नन ऑफ द एबव। तो पहले हम बता दें आपको, देखिए सबसे पहले क्या कहा जाता है, जब 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन होती है तो हम डिटरमिनेंट की हेल्प से ये बता देते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है। अगर डी 0 आता है तो 2 स्थितियाँ होती हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है या नॉन कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होगा अगर डी एक्स, डी वाई और डी जेड हम ये निकालें, ये भी अगर 0 आता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और हमने डी 0 निकाला लेकिन इनमें से डी एक्स या डी वाई या डी जेड इनमें से कोई सा नॉन जीरो, तो इसका नो सॉल्यूशन होता है। तीसरी कंडीशन है कि अगर डी नॉट इक्वल टू 0 होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं कौन सी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर देखिए स्पेस है, यहाँ मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका डी निकालेंगे। डी कैसे निकलता है, 1, इनके कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख लेंगे 2 1। अब देखिए इसका जो एक्सपेंशन है जिससे आप इजी लगे उससे आप कर सकते हैं, तो ये कहलाता है डी। ठीक है, उसके बाद हम इसका डी एक्स भी निकालेंगे। डी एक्स क्या होता है, इस एक्स के प्लेस पर, यानी कि जो एक्स वाले है इसके प्लेस पर ये वाली चीज़ उठा कर रख देते हैं 1 2 3, बाकी सेम टू सेम। आप देख लीजिए, इससे पता चल जाएगा कि ये इसका जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है। अगर नॉन जीरो आ जाता तब तो हम डायरेक्ट कह देंगे, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 माइनस का 2 4 - 3 और प्लस का 3 2 - 1। तो सॉल्व करा, ये आया हमने -1, ये बचा -1 तो प्लस का -2 और ये बचा 3, ये आ गया 0। ठीक है, तो 0 से ये पता चला कि इन दोनों में से कोई सा हो सकता है, ये तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका और निकाल लेते हैं इसी तरह से dx। तो यहाँ से ये निकालेंगे 2 - 3, शॉर्ट में कर सकते हैं आप। देखिए तो 2 - 3 यानी कि -1, यहाँ पे आप सेकंड वाला निकालेंगे -2, 4 - 9, 4 - 9 माइनस का 5, 3 2 - 3 यानी -1,
तो कितना हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10 प्लस का और ये माइनस का 3, यानी कि आया 6, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन। तो इसका मतलब क्या, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो इस रूल से भी आप कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसा आ रहा, नो सॉल्यूशन। तो काफ़ी लोगों का ए इसमें आ गया, 92 का सी भी इसमें बताया जा रहा है। आस्था अग्रवाल जी सी बता रहे हैं, और राकेश विश्वकर्मा का भी सी आ रहा है, लेकिन राइट आंसर है इसका ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, ये भी यही वाला जो अभी हमने किया था, लेकिन ये उससे छोटा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है ऑन द स्पॉट दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो वही डी निकालेंगे। तो अब क्या है, यहाँ पर हमें ये मालूम होता है कि राइट हैंड साइड में 0 होने की वजह से ये तो मालूम चल गया, हम dx या dy कोई सी भी एक चीज़ निकालो तो ये सब 0 है। तो dx बराबर 0 का मतलब ये है कि अगर d 0 आ गया, ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि dx dy dz तो 0 होने क्योंकि इक्वल में 0 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 1 -1 1 1 और ये 0। तो देखिए इसका प्रसार कर दे रहे हैं, कितना आएगा 0 -1 +1, फिर -1 0 +1 +1 0 -1। ठीक है, तो देखिए कितना आया, ये हो गया 2 -1 -1, कितना आ गया 0। तो देखिए यहाँ पे डी भी 0 है और dx भी 0 है। क्यों आएगा 0, क्योंकि हम इस वाले प्लेस पर हम 0 रखेंगे और किसी डिटरमिनेंट की कोई एक कॉलम 0 हो तो पूरी सारणिक की वैल्यू 0 होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इसमें देखिए दोनों ही 0 है, तो अभी जो हमने कंडीशन बताई थी नो सॉल्यूशन वाली इसमें आ गई। अगर डी नॉट इक्वल टू 0 होता, dx या dy या dz में से कोई एक नॉट इक्वल टू 0 होता, ठीक है, तो इसका होता नो सॉल्यूशन। अब चूंकि दोनों ही 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो राइट आंसर हो गया सी। रिसर्च इंस्टीट्यूट बी भी बता रहे हैं इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन 93 का सी। काफ़ी लोगों का सही आ गया, 160 लोग लाइव क्लास से जुड़े हैं, सभी का मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमने शॉर्ट में इसको इस तरह से कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल से करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी, टी का मतलब यहाँ पर ट्रांसपोज है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इनमें से कौन सी कंडीशन इसमें होगी ये हमें बताना है। 94 क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब इसमें कहा स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक का पता लगाने के लिए तो पहले इसका ट्रांसपोज ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम ये करके देख ले रहे हैं, ए बी की पावर टी माइनस बी रेज टू पावर टी, ट्रांसपोज का मतलब यहाँ पे टी। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, अलग अलग का ट्रांसपोज हो जाता है। ट्रांसपोज है, ये पावर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी का ट्रांसपोज टी का मतलब ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। एक प्रॉपर्टी ये भी पाई जाती है, ए बी का ट्रांसपोज जो होता है इनके रिवर्स ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे। और एक ये है कि किसी के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो एक इक्वल होता है, जैसे ए का ट्रांसपोज एक इक्वल। तो हम पहले इसे लिखेंगे वी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ऐसे यहाँ पर देखिए इंटरचेंज हो जाएगा, ये ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पे ये वाला ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा बी ए का ट्रांसपोज, यहाँ हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज। तो अब देखिए ये पहला वाला आ सकता है अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो देखिए ये कंडीशन आ गई, क्योंकि क्या करा हमने, इसका ट्रांसपोज करा और लौट के जो रिवर्स आ गया, सेम आया लेकिन माइनस के साथ आया, तो ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक की। तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पर हमारा आंसर आ गया। ठीक रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमने कर दिया। देखिए काफ़ी लोगों का इसका ए आंसर आ गया है।
देखिए काफ़ी लोगों का आंसर है। देखिए ये जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है दोनों में ही है, टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है, दोनों में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, फॉर गिवन मैट्रिक्स दिस फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ दिस। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप ऑन द स्पॉट दे सकते हैं, इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है, और आप इसको देखते ही इसका आंसर लगा सकते हैं। मानसी मनुषी मैथ पॉइंट्स ये दोनों के लिए ही है, टीजीटी में भी है पीजीटी में भी है, दोनों में ही है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए 176 लोग लाइव क्लास से जुड़े हैं और इसका जो आंसर है आप ऑन द स्पॉट दे सकते हैं। तो देखिए ये इसका आंसर क्या पूछा हमसे, इसका इनवर्स पूछा। तो इनवर्स निकालने की देखिए शॉर्ट ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान समझना। ये इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एड जॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए, ठीक है। तो अब देखिए मोड तो ऐसे निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 16 माइनस 3 3 9 यानी कि 25, 25 माइनस आई स्क्वायर यानी 24 आ गया, ऐसे रखें, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, इसे इंटरचेंज कर दीजिए, चेंज कर दिया, देखो ये 4 माइनस ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इंटरचेंज करना है इसको। इंटरचेंज का मतलब आपस में बदल देना, और इसके वाले के साइन चेंज कर दीजिए। साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का आई हो जाएगा और ये माइनस का आई हो जाएगा, बस ये आंसर हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो गया इसका 1/24, 4 माइनस 3i और 4 ये इंटरचेंज हो गया, तो ये माइनस का यहाँ पे क्या इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो ये प्लस 4 प्लस 3i और ये माइनस आई, ये 4 माइनस 3i, तो राइट आंसर हो गया इसका सी। तो यहाँ देखिए यहाँ भी कर दिया। तो रूल्स क्या है, इसको इंटरचेंज करना है, ठीक है, और इस वाले के साइन चेंज कर देने हैं, बस जो माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। तो इस शॉर्ट तरीका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, गिवन ये दे रखा हमें, गिवन दिस देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो हैज नो सॉल्यूशन कब होता है, जब डी इक्वल टू क्या हो, 0 हो, और साथ में dx या dy नॉन इक्वल टू 0 हो, तो इसका नो सॉल्यूशन होता है। तो हमें चूंकि लैम्डा निकालना, तो d इक्वल टू 0 लेके ही हम इसके लैम्डा निकाल देंगे, ठीक है। तो यहीं पे इसका कर सकते हैं, देखिए पेज है क्या थोड़ा है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना, हमें कोफिशिएंट लिखने हैं इसके, 2 -1 2, और ये दूसरे वाले से लिख लेते हैं 1 -2 1, और नेक्स्ट है 1 1 लैम्डा। अब चूंकि हैज नो सॉल्यूशन तो इसलिए इक्वल में क्या रख लेना, 0 रख लेना। अब इसका एक्सपेंशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये माइनस का 2 लैम्डा -1 माइनस माइनस प्लस 1 लैम्डा -1 और प्लस का 2 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से देखिए आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 2 प्लस का लैम्डा -1 प्लस के 2, और यहाँ 6 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 3 लैम्डा और माइनस के 3 प्लस के 3 माइनस के 3 हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 1। तो 96 का डी। काफ़ी लोगों का आंसर आ गया है, मैथ लर्नर पवनेश सर जी का भी आ गया है, विश्वास क्लासेस का भी आ गया है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, 96 हो गया। आप देखिए 97, छोटा सा क्वेश्चन है 97, आप बहुत जल्दी इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, 190 लोग लगभग क्लास से जुड़े हैं, सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। छोटा सा क्वेश्चन, तो ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ए की पावर के का मॉडुलस इज इक्वल टू होता है मॉड ए की पावर के, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना और आंसर हाथ में। तो यहाँ पे के प्लेस पे क्या है, क्यूब है, तो इस तरह कर देना, ठीक है। और मॉड ऑफ ए क्यूब हमें दे रखा 125, मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, या बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
अल्फा स्क्वायर माइनस के 4 का क्यूब। दोनों पक्षों से क्यूब रूट लेंगे, एल स्क्वायर माइनस, तो अल्फा इजिकल टू 4 5 4 9 और स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 3। तो राइट आंसर इसका हुआ, क्या हुआ राइट आंसर? राइट आंसर हुआ इसका प्लस माइनस 3, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया। सी यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो गया इसका। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ गया 98, क्वेश्चन नंबर 98। द टॉप रो, हमें इसका इनवर्स निकालना, टॉप रो ऑफ पी इनवर्स, यानी इसका जो इनवर्स होगा उसकी टॉप रो क्या होगी। ठीक है, अब देखिए वैसे अगर हम इनवर्स को निकालें पूरे तरीके से, विधिवत तरीके से, तो काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन यहाँ हम एक आपको ट्रिक बताएंगे, इसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है, आप चैनल से भी देख सकते हैं, डालें शॉर्ट ट्रिक एसपी सैनी सर फाइंड इनवर्स, तो वहाँ भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैट्रिक्स इनवर्स शॉर्ट ट्रिक, तो यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, तो बहुत जल्दी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं इनवर्स। और टॉप रो बतानी है हमें। ठीक है, तो 98 का देखिए कैसे करना है। ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी हमें एलिमेंट दे रखे हैं उनको ऐसे उतार लेना, 0 1 3 -1 -1 2। पहली जो दो है उनको रिपीट कर देना है सर, पहली जो दो है उनको क्या कर देना, रिपीट करना। शुरू की जो दो है उन्हें नीचे रिपीट कर देना, दो को रिपीट कर दीजिए और देखिए आंसर आ गया बस। अब ये जो पहली वाली है इनको नेगलेक्ट कर दो, यहाँ से हटा दो, और देखो आंसर ये रखा हुआ। हमें क्या निकालनी, पहली रो निकालनी है। ठीक है, हालांकि इसको उससे डिवाइड भी किया जाएगा, वो तो हम यहीं देखेंगे, नहीं मिलेगा तो हम इसका डिटरमिनेंट भी निकालेंगे, लेकिन आंसर हमें यही मिल गया तो हम डिटरमिनेंट नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आंसर ये आया, ये ऐसे करनी है और ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, और लिखना कैसे है, इसको ऐसे लिखना, 2 दूनी 2 एकम 2 और -3 यानी कि 5। 5 किस में आ रहा, इसमें और इसमें आ रहा है, तो इन दोनों में से ये तो आंसर गए। अब देखिए -3 और 2 -3 आ गया, बस इतना सा करना। देखिए 0 -1 और +1 हो गया, तो राइट आंसर आ गया 5 3 -1 डी। बस इतना करना, आंसर आ जाएगा। तो 215 लोग लगभग जुड़ गए क्लास में, सभी का स्वागत। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। काफ़ी लोगों का डी आंसर इसका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह से शो कर देंगे, डी निकालने तब जरूरत पड़ती है, अगर हमारा यहाँ आंसर नहीं मिलता फिर हम डी निकालते हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन देखिए, निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करना है इसको, 99 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसका थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं। अब देखिए जब शॉर्ट करना होता है तो कोशिश ये कीजिए जो बड़ा नंबर है उसको छोटा कर लें। तो यहाँ बड़े वाले नंबर लास्ट वाले में है, तो यहाँ हम इन्हें पहले थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखिए, लिख सकते हैं हम शॉर्ट में, यहीं पे कुछ लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 2, 8 में से 5 जाएंगे बचेगा 3, 14 में से 10 4, ऐसे करके। अब देखिए 2 में से 1 एक्स तो कट ही रहा है, 5 में से 3 2, 10 में से 7 3, और ये वाली लाइन ऐसी उतर जाएगी, x + 3 और x + 7। ठीक है, और छोटा कर लेते हैं, अब ऐसे कम कर लेते हैं। देखो अब इधर से और छोटा करेंगे तो क्या आएगा, पहली लाइन तो ऐसी उतार दे रहे हैं क्योंकि हमें इसमें चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, इसमें से ये माइनस करेंगे आ जाएगा 1, इसमें से ये माइनस करेंगे आ जाएगा 1, यहाँ भी फिर माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गए 4 बचे, 3 में से 2 गया 1 बचा, 4 में से 3 गए 1 बचा। ठीक, और छोटा हो जाएगा, देखिए किनारे वाले 0 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, x + 1 1 2 2 1 1। अब देखिए 0 हो जाएंगे, 4 में से 2 गए तो यहाँ बचा 2, 1 में से 1 गया 0 और 0। जब ये 2 0 हो जाते हैं, ठीक है, तो बस यहाँ पे ऐसे प्रसार कर दीजिए इसका, तो क्या होगा, ये 2 तो यहाँ ये यहाँ रखेंगे और इनटू में दिस माइनस दिस, यानी कि 1 - 2 आंसर आ गया। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, तो -a 99 का ए इसका आंसर है। काफ़ी लोगों को 99 का सी भी आंसर बता रहे थे, लेकिन राइट आंसर है ए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित समीकरण का हल है।
तो यहाँ कराने का मकसद मेरा ये है, ये क्वेश्चन को, कि आपको पैटर्न मालूम चल जाए, और मैं समझता हूँ काफ़ी लोग इसको कर लेंगे, ऑन द स्पॉट इसका आंसर निकाल सकते हैं, मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले आंसर चेक करते हैं ए वाला, ठीक है। तो ए वाला आंसर कैसे चेक होगा, बस ये वैल्यू उठा के जो सबसे आसान इक्वेशन हो, आसान इक्वेशन कौन सी है इसमें, ये वाली है, पहली वाली, तो इसमें रख कर देख ले रहे हैं। तो x की जगह जब हम -1 रखेंगे तो आएगा -2, y की जगह 2 रखेंगे तो आएगा +2, z की जगह जब हम 3 रखेंगे तो आएगा z की जगह जब हम 3 रखेंगे तो देखिए -2 -1 यानी नॉट इक्वल टू 1, तो पहला आंसर नहीं है, तो ए तो इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अब देखिए बी वाले को चेक करते हैं। फिर x के प्लेस पे क्या रखा हमने, 1 रखा, y के प्लेस पे हमने रखा 2, z के प्लेस पे रखा 3, ये भी नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब बी भी आंसर नहीं है। अब देखिए सी वाला चेक कर रहे हैं, तो सी वाला कैसे चेक करेंगे, x के प्लेस पे हमने रखा 1 तो 2 आया, y के प्लेस पे 2 रखेंगे +2, z के प्लेस पे रखेंगे हम -3, तो देखिए ये इक्वल टू 1 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो राइट आंसर होगा ये, ठीक है। आप ये वाला भी रख के देख लें, ये भी नहीं करना चाहिए, ओरल रख के देख लें, -2 माइनस ये भी नहीं कर रहा, तो ये भी आंसर नहीं, राइट आंसर हो गया सी। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोग का आंसर सही है, 234 लोग जुड़ गए हैं लाइव क्लासेस, सभी का स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया, क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन, रैंक निकालनी है। तो रैंक कैसे निकालते हैं, देखिए 101 रैंक हमें इसकी निकालनी है। तो रैंक कैसे निकालते हैं, रैंक का मतलब यह है कि इसकी हम सब डिटरमिनेंट निकालते हैं, और वो सब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो जो उसका ऑर्डर होगा वो इसकी रैंक कहलाएगी। सब डिटरमिनेंट से मतलब ये है, देखिए स्क्वायर डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट कैसे नहीं हो रही है, देखिए एक डिटरमिनेंट तो ये बन नहीं है, ऐसे ये जो कहलाती है सब डिटरमिनेंट कहलाती है। कोई सी भी निकाल के देखें, ठीक है, वो एट लिस्ट यानी कम से कम उसमें एक ऐसी होनी चाहिए जो नॉन जीरो है, तो जितना इसका ऑर्डर होगा वो इसके रैंक हो जाएगी। अगर सभी जीरो आ रहे हैं तो फिर हम 2 ऑर्डर की निकाल के देखते हैं, ठीक है, 2 ऑर्डर की निकाल के देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर वो भी नॉन जीरो आ रही है तो 2 हो जाएगी, और जीरो आ गई तो फिर रैंक 1 बचती है। तो हम ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं, पहले यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ इसे। तो अब देखिए रैंक निकालनी है, तो क्या करना हमें, इसकी सब डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए तो पहले ये वाले निकाल दे रहे हैं, देखिए जो 8 0 -8 1 3 -1 3 2, बस हमें देखना है कि ये नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर नॉन जीरो आ गई तो हमारा काम यही हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट अगर 1 भी नॉन जीरो है तो रैंक 3 हो जाएगी। इसकी मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर 3/3 का ही इसमें से सब मैट्रिक्स यानी सब डिटरमिनेंट भी इसकी जो है 3/3 की ही बन सकती है। तो अब देखिए इसका प्रसार, अब आप चाहे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, चाहे जैसे हमने बता रखा उस तरह ही कर सकते हो, जिससे आपको आसान पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 3 3 9 माइनस +2 -1 0 -8 दूनी 16, और ये +3 और 0 8 3 24। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, -7 7 8 56, और ये माइनस का 16, और ये हो गए 24 तिया, कितने हो गए 24 तिया हो जाएंगे ये, 3 चौक 12 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना हो गया 56 और 16 हो गया 72, यानी कि 0 आ गया। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि रैंक इसके 3 नहीं है, लेकिन हम और निकाल कर देखें, ऐसा नहीं कि एक ही निकाल कर देख लें। तो चलिए अब ये वाली निकाल कर देख लेते हैं, ये वाली, ठीक है। तो हमें एटलीस्ट एक तो चाहिए, तो इसे चलो मैं देखिए उससे करा देता हूँ दूसरे वाले तरीके से। 1 3 -1 3 2 -3 6 2 4। अब देखिए इसमें क्या करना, एक रिपीट कर दो, मैं दूसरे वाले तरीके से निकाल रहा हूँ, बाकी आप इससे भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या करना है, यहाँ से ऐसा करके ये प्रसार ऐसे करते हैं, देखिए तो 4 दूनी 8, फिर यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, और फिर ऐसे 6 3 18,
18 36 18 54 माइनस करके ऐसे, ये भी तरीका होता है। आप देखिए ऐसे कर देंगे, 6 दूनी 12 यानी कि माइनस के 12, फिर ऐसे करेंगे 3 दूनी 6 माइनस का, और 3 3 9 चौक 36। अब हमें देखना है कि ये क्या आ रहा, तो 58 62 62 में 6 गए तो बचेगा 62 में से 6 56 बचेगा। और यहाँ देखिए 12 और 6 हो गए 18, 18 36 हो गए 48 54, ठीक है 54। अच्छा ये माइनस का था, तो 12 6 हो गए 18। हाँ ये था, ये लास्ट वाला तो कौन सा था, ये वाला था, 3 2 3 9 चौक 36 प्लस का था ये, तो 12 6 18, 18 में 36 गया तो 18 ही बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन जीरो आ रहा है। नॉन जीरो का मतलब इसकी रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर रैंक आ गई इसकी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखिए ये आ गया क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, इसका ऑन द स्पॉट इसका आंसर दे सकते हैं। हाँ रैंक टीजीटी में भी पूछी जा सकती है, इसलिए रैंक को देख लीजिए। वैसे पहले आ चुका है रैंक से क्वेश्चन टीजीटी में भी, पीजीटी में तो आती है, टीजीटी में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए ए हमें दे रखा है, एडजॉइंट ए हमसे पूछा है, तो एडजॉइंट ए हमें निकालना है, तो इसका आंसर आप देख के ही दे सकते हैं, एडजॉइंट ए ऑन द स्पॉट। डायरेक्ट अभी तरीका मैंने बताया था, कैसे बताया था कि इनको तो इंटरचेंज कर दीजिए, लो जी चेंज कर दिया, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब तू मेरे घर आ जा, मैं तेरे घर चले जाऊँ, ठीक है। और इनका क्या करना, साइन चेंज कर देना बस, यानी कि माइनस, इनको ऐसे बदल देना, बस ये आंसर हो गया। तो राइट आंसर हो गया इसका डेल्टा माइनस बीटा, ये आंसर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, 102 का सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ गया, छोटा सा क्वेश्चन है, 103 क्वेश्चन नंबर 103। ये भी आप ऑन द स्पॉट इसका आंसर दे सकते हैं। 250 लोग लगभग लाइव क्लास से जुड़े हैं, सभी का स्वागत। देखिए छोटा सा क्वेश्चन, बहुत जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं ऑन द स्पॉट। इस वाली कॉलम को R2 को R1 में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। और अब आपको दिख रहा होगा इसका आंसर दिख गया होगा, कुछ के आंसर आ गए कमेंट बॉक्स में, इसका मतलब उन्हें मालूम चल गया कि इसका आंसर क्या है। हाँ तो यहाँ पर देखिए C1 इक्वल टू क्या है, C3, C1 इक्वल टू C3, डिटरमिनेंट विल बी 0। तो राइट आंसर हो गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, लैम्डा की वैल्यू हमसे पूछिए, ज़्यादा बड़ा हमें नहीं करना है। 104 लैम्डा की वैल्यू हमसे पूछिए, तो क्या करना है, पहले से भी थोड़ा सा सोल्व करना है। तो देखिए सोल्व करेंगे कैसे, ये हमें दे रखा 1/a 1/b 1/c इक्वल टू 0। ये कैसे बनेगा, इसमें से ए बी सी कॉमन ले लो, कॉमन हो या ना हो। क्यों लिया कॉमन, इसलिए लिया क्योंकि हमें दिया हुआ 1/a 1/b 1/c इक्वल टू 0, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। ना भी लोगे तो आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन लोगे तो जल्दी आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने ए बी सी कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ बनानी कैसे बनेगी, ये हम R1 में जोड़ दो या C1 इधर जोड़ दो, कहीं एक जोड़ दीजिए। देखिए आप C1 में, आप R1 में R1 R2 R3 जोड़ दो, और बाद में क्या करना है, देखो यहाँ पे एक 2 लाइन मैं यहाँ पर करूँगा जल्दी से। R1 में R1 R2 R3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस 1/a 1/b 1/c की वैल्यू 0 रखेंगे तो सिंपली यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ भी हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा 1, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/b प्लस 1/b। तो यहाँ पर देखिए स्टेप हमें सॉर्ट ही करने, ठीक। अब देखिए 2 0 कर लो तो बड़ी आसानी हो जाती है। C2 में से C1 घटा दो और C3 में से C2 घटा दो, या C1 को ही C2 में से और C3 में से घटा दीजिए, यानी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
और ये इक्वल टू हमें लैम्डा दे रखा है। देखिए आ गया आंसर। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए पहला तो ऐसे रहेगा, 1/b भी ऐसे रहेगा और ये 1/c भी ऐसे रहेगा। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये घटाएंगे तो 1 और ये 0 हो गया, ये घटाएंगे तो 0 और ये घटाएंगे तो 1। बस अब इसका प्रसार कर दीजिए, पहले वाले में प्रसार कर देना बस। देखिए आंसर आ गया ABC। तो राइट आंसर हो गया इसका ABC। आंसर कहाँ हुई इसके? अरे इसके आंसर ही नहीं लिखे, इसके ऑप्शन रह गए लिखने से। लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? ABC। चलिए इसके ऑप्शन लिखना भूल गया। तो राइट आंसर हो गया इसका ABC। 000। अच्छा वीर सिंह पाल, ये क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गया छोटा सा क्वेश्चन 105। इफ अ मैट्रिक्स ए सच डेट, ये दिया हुआ है तो इनवर्स हमें निकालना। छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप ऑन द स्पॉट दे सकते हैं। 250 लोग जुड़े हैं लगभग लाइव क्लास से और आधी क्लास हो चुकी है, टाइम भी आधा घंटा हो गया। 15 क्वेश्चन और इसके बचे। तो यहाँ पर देखिए ए इनवर्स हमें निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ 5a इनवर्स होता आई यानी आइडेंटिटी, सिंपली 5 ले सकते हैं। और आई की जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली रह जाएगा ए इनवर्स। लो जी ये आ गया आंसर। तो इनवर्स कितना हो गया? माइनस का 3a² प्लस 2a प्लस 5। तो राइट आंसर हो गया ए। लीजिए राइट आंसर क्या हो गया? ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे 106। fx हमें ये दिया हुआ है, fa की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, fx हमें दिया हुआ, fa हमसे पूछा है। तो हमें करना क्या है, पहले यहाँ से x के प्लेस पे a रख देंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस के 5a प्लस 7, यानी a² हमें निकालना। तो सबसे पहला काम है a² निकालना। तो लीजिए a² हम निकाल रहे हैं। तो a² क्या होता है? a मल्टीप्लाई a, ये तो होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। मल्टीप्लाई आप जितनी जल्दी कर सकते हैं उतना कर लें। ठीक है, तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई करेंगे a² तो कितना आएगा? 3 3 9 और ये कितना था? 3 3 9 माइनस 1 यानी कि 8। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3 और माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5, ऐसे आप शॉर्ट में करें मल्टीप्लाई, ज़्यादा लंबी ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखिए 1 और 2 5 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 दूनी 4 3 हो जाएगा। ये हो गई मल्टीप्लाई। अब देखिए ज़रा समझिए, इसे हमें क्या करना है? एफ ए निकालना। तो इसका मतलब क्या हो गया? a² माइनस के 5a प्लस 7। देखिए इसको जल्दी करने के लिए a² तो हमारे पास है ही, कितना है? 8 5 माइनस 5 और 3। यहाँ पे जो a है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। a कौन सा है? ये वाला। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15 विद माइनस साइन, माइनस के 5 और प्लस के 5 5 दूनी 10 माइनस के साइन से। और जो 7 है इसके साथ हम यूनिट मैट्रिक लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे 7 0 0 7। ठीक है, अब देखिए 8 और 7 15 0, तो 0 कहाँ आ रहा है? इसमें आ रहा है केवल। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर लग रहा है। देखिए 5 5 10 ये भी 0 हो गया, 5 5 ये भी 0 हो गया, 3 और 7 10 ये भी 0 हो गया। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। राइट आंसर कौन सा हो गया इसका? सी। तो इस तरह से आप बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। तो देखिए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 107। इसका भी आंसर आप ऑन द स्पॉट देंगे। छोटा सा क्वेश्चन है 107। यदि ए दे रखा, बी हमें दे रखा, दो आवी हो तो ए बी इनवर्स होगा। तो ए बी इनवर्स हमें निकालना क्या होगा? ए बी इनवर्स, ए दे रखा बी दे रखा तो हमें ए बी इनवर्स निकालना। छोटा सा क्वेश्चन है, ऑन द स्पॉट इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो देखिए पहले हम निकालेंगे ए बी की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है 2 × 1 है, इसका जो ऑर्डर है 1 × 2 है। तो जो आएगा निकल के वो आएगा 2/2 का। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जैसे, तो ये आएगा 2 2 दूनी 4, ऐसा करेंगे तो 3
3 दूनी 6, ये आ गया। अब इसका देखिए इन्वर्स निकालेंगे तो पहले हमें चाहिए कि डी, और डी क्या है यहाँ पर, 2 छंग 12 4 तिया 12, डी 0 आ रहा है। जब डी 0 होता है तो उसको हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब क्या हो गया, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, वैसे तो हम इन्वर्स शॉर्टली निकाल देते हैं, जब डी 0 है इसलिए अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन 107 डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी लोगों का डी आ गया है, बी भी बता रहे थे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक है तो एक्स कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 108, सिमेट्रिक मैट्रिक का मतलब यह है कि इनका जो ट्रांसपोज है वो सेम टू सेम है, किसके, पहले वाले के। तो चलिए देखिए इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, जो पहले वाले का। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, जो खड़े हैं उनको लेटा देंगे आराम से, और जो लेटे हुए हैं उनको, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। देखिए ये ऐसे कर दिया, इस तरह। आप बस कंपेयरिंग कर दीजिए, देखिए कोई सा भी इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। x+2 कोई सा भी इक्वल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा x। तो आंसर हो गया इसका बी इसका राइट आंसर आ गया 108 का। काफ़ी लोगों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। ये ए और ये बी, तो ए है यहाँ पर एक्स वाई, तो इस पूरी रो को उठा के इसके ऊपर रख देंगे। देखिए इसका जो ऑर्डर है वो रो है 1 और कॉलम कितने हैं इसमें 3 हैं, और इसका जो ऑर्डर है 3/3 का है। तो मल्टीप्लाई का रूल होता है कि पहले के कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए, यानी मल्टीप्लाई के बाद जो आने वाला है वो 1/3 का आने वाला है। और क्या आएगा 1/3 का, ये देख लीजिए। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा AX प्लस के H/H प्लस के ZG। ठीक है, इसी प्रकार से अब इस वाली रो की करेंगे हम, इसकी यहाँ से ऐसे कर देंगे तो आएगा हमारा HX प्लस BY प्लस ZF। इसी तरह से अब तीसरी वाली रो की इससे करेंगे तो आएगा GX प्लस FY प्लस CZ। ठीक है, अब C से और कर देनी है तो C से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और C के स्थान पे यहाँ पर है XYZ। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही काम करना, x की इतने से मल्टीप्लाई होगी, बीच में प्लस का निशान लग जाएगा, फिर इस वाले की इससे करनी x से, और इस वाले की हो जाएगी y से, और इसकी हो जाएगी z से। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा ये वाला, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज आइडेम्पोटेंट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी आइडेम्पोटेंट होता है, कब होता है, जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है। ठीक है, अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए हमें दे रखा 1 0 0, देन ए इज नॉट, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो हम ए क्रॉस ए निकालते हैं, तो ए क्रॉस जो होता है वो होता है ए क्रॉस ए। तो ए के स्थान पर यहाँ पर है 1 0 0 1, यहाँ 1 0 0 1। अब देखिए इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1 की 1 से करेंगे और 0, तो यहाँ 1 0 0 1 ये आएगा मल्टीप्लाई करके, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए के इक्वल। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं ए का तो वो तो भी ए के इक्वल ही रहता है। ठीक है, और अगर हम इसको ए को हम आई भी बोल देते हैं तो ए स्क्वायर आई के इक्वल भी है, तो इसका ए स्क्वायर ए भी है, ए स्क्वायर आई भी है, 1 का मतलब यहाँ आई से है, और ए का जो है वो ट्रांसपोज के इक्वल भी है। तो इसमें जो चौथा वाला जो है यही रॉन्ग है, ए स्क्वायर कहीं भी 0 नहीं आएगा। तो राइट आंसर हो गया इसका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डज नॉट हैव इनवर्स, इनमें से कौन से मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं है। तो आपको बता दें कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होगा जिसकी डिटरमिनेंट 0 होगी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 - 0 तो ये भी नॉन जीरो आ रहा है, यानी इसका भी इन्वर्स पॉसिबल है। इसको हम करते हैं 2 - 2, तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है 0, और बाकी यहाँ पर देखिए 1 - 4 ये भी नॉन जीरो आ रहा, लास्ट वाला ये भी क्या आ रहा, नॉन जीरो आ रहा। तो केवल एक ही ऐसा है जिसके में डिटरमिनेंट 0 आ रही है,
ठीक है, यानी मॉडुलस 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बी है इसका जो इन्वर्स नहीं निकाल सकते, बी वाला इसका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ये इनमें से कौन सा इसका हल है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए वैसे तो हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आता है तो इसे हमें मैट्रिक्स से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस ये देख लो कौन से आंसर इन समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो तीसरे वैल्यूज हैं ये तीनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैसे देखिए, एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे 3, वाई के स्थान पर 2 रखेंगे 4, और जेड के स्थान पर 3 रखेंगे 3 दूनी 6। अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 8 ही आएगा। 3 6 9, 9 6 3 9, नहीं एक्स के स्थान पर 1 रखा, वाई के स्थान पर 2 रखा, 2 दूनी 4, जेड के स्थान 3 रखेंगे तो 3 3 9 आएगा। तो 9 3 12 4 गए 8, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी में रख के देखेंगे देखिए यहाँ पे, यहाँ 2 आएगा और यहाँ आएगा 2, और यहाँ पर जेड के स्थान पर 3 रखेंगे तो 16 का ये आएगा 1। चौथी में रखेंगे यहाँ पर वाई है, एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो 4 आएगा, एक्स के स्थान पर 2 रखेंगे 3 दूनी 6 आएगा माइनस का, और जेड के स्थान पर 3 रखेंगे 3 दूनी 6 आएगा। तब भी देखिए 16 होकर जो आ रहा है वो 4 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी इसका सही आंसर है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया, क्योंकि ये जो है तीनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि और वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा गामा बीटा डेल्टा देन फाइंड एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट की मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, आपको ध्यान होगा। तो एडजॉइंट क्या होता है, इनको तो इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा डेल्टा और यहाँ हो जाएगा अल्फा, और इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये जो कहलाता है इसका एडजॉइंट कहलाता है। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, ये सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अल्फा इतना दे रखा हमें, ठीक है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन से ट्रू नहीं है। तो आपको बता दें, मैं इसका अगर एडजॉइंट निकालूं ये अल्फा, तो ये मैंने आपको बता रखा है एडजॉइंट कैसे निकलता है। इनके इंटरचेंज कर देंगे और इसके साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा, ठीक है। और इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो 1 आएगी वो, तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर यानी 1 हो जाएगी। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्स देखिए, इसका जो इन्वर्स है वो इस ए के इक्वल नहीं है, चेंज हो गया, अलग हो गया। तो इसमें जो रोंग कौन सा ये बताना, रोंग कौन सा हुआ इसका, ये वाला इसका रोंग हो गया, क्योंकि इन्वर्स जो है वो थोड़ा चेंजिंग हो जा रहा। ए अल्फा के इन्वर्स के बराबर नहीं है, बस क्या हो गया ये माइनस चिन्ह जो है वो यहाँ पहुँच गया, इसलिए ये आंसर नहीं है। बाकी सब देखिए इसमें मैच कर जाएंगे। अगर हम इनको ए अल्फा की जहाँ बीटा रख के मल्टीप्लाई करें तो वो इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इक्वल आएगा, और यहाँ पे अल्फा बीटा की अलग अलग मल्टीप्लाई करें और फिर अल्फा के स्थान पे अल्फा प्लस बीटा रख दें तब भी इक्वल आएगा, और ये कंडीशन भी सेम आएगी, ठीक है। एन टाइम्स निकालते हैं तो जो एन जो होती है उसकी यहाँ अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसमें जो रॉन्ग आंसर है वो डी है, यानी विच इज़ नॉट ट्रू। तो कौन सा ट्रू नहीं है, बी इसका, डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये है ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी इज ए। देखिए ए और बी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है और बी का जो ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल है। तो ये इनमें से क्या होगा, तो इसमें देन ऑर्डर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन सेम ऑर्डर देन ए माइनस बी ए इज इक्वल टू। तो ए माइनस बी ए का हमने देखिए ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करेंगे तो पहले ये फॉर्म प्रॉपर्टी होती है, इसको हमने जो है इंटरचेंज कर दिया। ये प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखिए हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर दे रखा, बी के इक्वल दे रखा। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल दे रखा, ए के इक्वल दे रखा। इस तरह ए की जगह ए टी की जगह ए लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे इसका जो ट्रांसपोज है वो हट के बस इंटरचेंज हो गया, यानी इसका ट्रांसपोज जो हो गया वो कैसा हो गया, यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ पे ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं और ये चेंज करके लिख सकते हैं, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक की। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ, सिमेट्रिक, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ इसका, सिमेट्रिक हो गया। ये कैसा हो गया, ये सिमेट्रिक, यानी कि राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल। तो आपको बता दें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल होते हैं वो ऑलवेज 0 होते हैं, ये वाले, ठीक है। इनमें साइन चेंज होता है इधर में,
ये प्लस है तो इधर के माइनस होंगे, ये माइनस है तो इधर के प्लस होंगे। ये जो कहलाता डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्यूमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ऑल नो जीरो। कौन सा, बी इसका राइट आंसर है। ऑलवेज कैसा होता है, जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए हमें दे रखा, देन ईगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए। तो देखिए अगर इसके डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट जीरो हों तो जो ये एलिमेंट होते हैं वो ईगन वैल्यू कहलाते हैं। ठीक है, क्या होनी चाहिए। अब हमें इसके एडजॉइंट की पूछी, तो पहले इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट निकालना मैंने आपको सिखा रखा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना। पहले तो इनके एलिमेंट लिख लेंगे, ये वाले जो हमें दे रखे हैं, ए जीरो जीरो जीरो, बी जीरो जीरो जीरो, सी। उसके बाद जो ऊपर वाली लाइन को रिपीट कर लेते हैं, ए जीरो जीरो। मैंने इसकी ट्रिक आपको बता रखी इंट्रोडक्शन में। आप फिर इधर वाली लाइन को रिपीट कर लेंगे, ए जीरो जीरो, ए जीरो, एक बार और लिखेंगे इसको, जीरो बी जीरो जीरो, और ये बी। पहली लाइन को गायब कर देंगे। तो देखिए एडजॉइंट क्या हो गया इसका, हाँ इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे और इसकी ऐसे, तो ये हो जाएगा बी सी। ऐसे इसकी यहाँ से करना है तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसकी यहाँ से करेंगे तो ये भी जीरो हो गया। अब इसके बाद यहाँ आते हैं, ये भी जीरो हो गया, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे ये भी जीरो हो गया, यहाँ करेंगे तो आ जाएगा ए सी। अच्छा कैसा हो गया ये, हाँ ये वाला आ गया ए सी हो जाएगा, यहाँ पे ए सी लास्ट वाला जीरो हो जाएगा। और इसकी यहाँ पर जीरो करेंगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी, ये जीरो हो गया। तो देखिए अब डायगोनल चेंज क्या आ गया, ए आ गया डायगोनल, तो यही कहलाती है ईगन वैल्यूज। तो ईगन वैल्यू क्या आ गई इसकी, बी सी, ए सी और ए बी, ये हो गई ईगन वैल्यू। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, बी सी सी ए बी, ये आ गया ए। तो इसका जो डायगोनल होता है बाकी सब एलिमेंट जीरो हो तो डायगोनल, इसी को हम ईगन वैल्यूज बोलते हैं। तो एडजॉइंट की ईगन वैल्यू हो गई ए बी सी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हमें निकालना, तो बहुत सिंपल है, ये हमने बता रखा है। तो पहले इसकी डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी 1 आ गई। और एडजॉइंट इनके डायगोनल, इसको इंटरचेंज कर लीजिए। ठीक है, इनके साइन चेंज कर दीजिए, माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा, ये इसका, और अपोन में 1 लिख देंगे। तो कौन सा आंसर हो गया, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, ये इसका बी इसका राइट आंसर आ गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखा, द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, हमें इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए आपको बता दें, देखिए यहाँ रैंक क्या होती है, जिसकी जो डिटरमिनेंट अगर वो नॉन जीरो आती है, जितने ऑर्डर की डिटरमिनेंट होती है, और या इसी कहें कि इसकी सब मैट्रिक्स निकालते हैं प्रत्येक एलिमेंट की, अगर वो नॉन जीरो आए तो जो उसका ऑर्डर होता है वही उसकी रैंक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 का अगर हम सब मैट्रिक्स निकालेंगे तो यहाँ पर ये बचेगा, ये इस तरह, या इसको ऐसे करें, एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए R2 में से R1 माइनस कर दें, और R3 में से भी R1 माइनस कर दें, और R4 में से भी क्या कर दें, R1 माइनस कर दें। ठीक है, अगर हम ऐसा कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो जब R2 में से R1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 1, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, यहाँ सब ये जीरो हो जाएंगे। कैसे, R2 में से R1, R3 में से R1 और R4 में से R1 माइनस करेंगे। अब देखिए इसमें से ये वाले माइनस करेंगे, C1 में से C2, तो ये वाला भी पहला जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगी, जीरो 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 जीरो। C2 में से ऐसे, या इधर से मान लीजिए C1 में से C3, या C2 में से C3, या C3 में से C4 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट बचेगा। ठीक है, यानी सब मैट्रिक्स जो बचेगी वो केवल एक ऑर्डर की बचेगी, 1, ये वाली। तो इसका जो रैंक हो गई वो कितनी हो गई, 1 हो गई। इसकी रैंक कितनी हो गई इसकी, 1, क्योंकि यही यहाँ पे बच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x3 मैट्रिक्स ए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एडजॉइंट का मॉडुलस जो होता है वो मोड ए के इक्वल होता है, मोड ए के स्क्वायर। एडजॉइंट ए ये भी बिल्कुल सही है,
यहाँ पर देखिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सही क्या होता है ये बता दें आपको, एडजॉइंट ए एंड ये होता है एडजॉइंट 2a लिखा है, तो यहाँ पर 2 की पावर जो इसका ऑर्डर होता है 2 की पावर यहाँ पर लिख दें, उसमें से एक कम होता है और इनटू एडजॉइंट ए ये होता। तो यहाँ पे जो है 2 की पावर 3 - 1 और होता तो ये सही हो जाता। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब सी जो है इसका रॉन्ग आंसर हो गया, यानी सी जो हो गया इसका राइट आंसर हो गया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए विल नॉट एग्जिस्ट इफ के इज इक्वल टू, यानी कि इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं होगा। तो हम जानते हैं इनवर्स तब नहीं होता जब इसका मॉडुलस जीरो हो। तो मॉडुलस क्या होगी इसकी, अगर जीरो हो तो वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और मॉडुलस कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 5 या 10 और 3k। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगी 10/3। तो 10/3 के लिए जो है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि राइट आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की रैंक हमें बतानी है कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी। तो रैंक निकालने के लिए आपको बता दें, तो रैंक निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, फिर इसका वही ऑर्डर हमें देखना होता है। ठीक है, इसकी पहले से कोशिश करते हैं कि ये जो है जीरो हो जाए। अगर जीरो होने के बाद जो इसका सब मैट्रिक्स यानी छोटी छोटी जो सब मैट्रिक्स इसकी बचती है वो उसका जो ऑर्डर होगा, जितने ऑर्डर का होगा वो इसकी रैंक कहलाएगी। जैसे 2/2 का बचता है 2 रैंक हो गई, और 1/1 का बचेगा तो 1 रैंक हो गई, 3/3 का बचता है तो 3 रैंक हो गई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर हम R3 में से R1 माइनस कर दें, क्या कर दें, R1 माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये 0 3 -2, तो ये भी 0 हो गया, ये हो गया माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 सॉरी, और ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पे फिर R3 में से R2 माइनस कर दें, तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगी कंडीशन इसकी 2 1 -1, और यहाँ क्या आ जाएगा 0 3 -2, ये हो गया 0 0 0 हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम इसको और कोई जीरो करना चाहें तो वो कोई एलिमेंट जीरो नहीं होगा, यानी सबसे छोटी जो इसकी सब मैट्रिक्स होगी जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है वो कौन सी है, 2/2। देखिए हम जैसे यहाँ पे लें, यहाँ से लेंगे इसकी, तो एक ये वाली बच रही है, तो ये हो जाएगा -2 + 3, और ये क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, तो ये 2/2 की यहाँ पर बच गई, तो इसका जो रैंक हो गई वो कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि इससे छोटा और नहीं किया जा सकता है इसको। तो रैंक हो गई इसकी 2/2, यानी कि ये 2/2 का बच रहा है, तो रैंक होगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए दे रखा, बी दे रखा, ए बी बी एग्जिस्ट, इनमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। देखिए ए बी बी एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, ए बी बी एग्जिस्ट हैं और दोनों इक्वल हैं। तो ये बता दें आपको, ये भी अगर हम ए की बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा। पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, इसका ऑर्डर है, रो कितनी है इसके अंदर 2, कॉलम कितने हैं 3। ठीक है, इसकी रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं इसके 2। तो पहले की कॉलम दूसरे की रो, यानी ए बी तो बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर मैं अब इसको पहले लिख दूँ 3 × 2 और 2 × 3, तो पहले की कॉलम दूसरे की रो, यानी कि ए बी भी एग्जिस्ट है, बी ए भी एग्जिस्ट है। लेकिन बात कर रहा है कि ये वैल्यू आर इक्वल, तो ए बी बी ए एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ए बी बी ए क्या दोनों एग्जिस्ट है, इसमें ए बी बी एग्जिस्ट है। तो इसका मतलब ये वाला तो हो नहीं सकता, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस दोनों में से कोई सा एक होगा। ए बी बी एग्जिस्ट आर इक्वल, अब देखना ये है कि वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी ए बी की मल्टीप्लाई करके देखेंगे और बी ए की मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर सेम आती हैं, ठीक है, तो लिखिए पहला आंसर ए सही हो जाएगा, और सेम नहीं आती हैं तो दूसरा वाला आंसर एक सही हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया, इसे उठा के यहाँ पे ऐसे रख देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 दूनी 8, 3 3 3 दूनी 6, ऐसे नीचे करेंगे 2 चौक 8 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसके बाद बिल्कुल सेम ऐसी दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 5 दूनी 10, ठीक है, और फिर 3 ऐसे नीचे वाले से करेंगे, क्या आएगा 3 चौक 12 और 3 5 दूनी 10 और प्लस के 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितनी आती है वैल्यू, कितनी आ गई है
8 0 आ गया, और उसके बाद ये भी देखिए 0 हो गया। नेक्स्ट है 2 3 5 माइनस के 5 आ गया, और यहाँ पर बचा 10 5 15, 15 में से 12 गए 3, ये आया। ठीक है, अब इसका उल्टा चेंज करके देखो, बी निकाल के देखो, यानी 2 0 आ रहे हैं, यहाँ पर 5 या 3 आ रहे हैं। अब इसका अपोजिट निकाल के देखते हैं, अपोजिट का मतलब बी ए। तो देखते हैं बी ए कितना आ रहा है। बी ए तो पहले बी रखते हैं, बी है 2 4 2 3 5 1, और फिर ऐसे यहाँ पे 1 -4 2 माइनस का 2 है ये, 3 2 और 5, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा 1 2, ये जगह 2, इसे उठा के यहाँ रख देना, 4 3 12, नीचे रखेंगे 4 और प्लस 4 दूनी 4 पंजे 20, और फिर तीसरे पाएगा 2, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 ही कम 4। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले ही हम बता दें कि यहाँ पर जो आ रहा, देखिए यहीं से मालूम चल रहा है ये नॉन जीरो आ गया, जबकि पहले वाले में क्या था, जीरो था। तो इसका मतलब ए बी ए क्या सेम नहीं है। ठीक है, तो आगे हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं, पहले से ही मालूम चल गया क्योंकि उसमें जीरो था। अब देखिए यहाँ पे क्या ए बी एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी आर 5x5 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 5 and 3 रेस्पेक्टिवली, देन द रैंक ऑफ ए बी। आपको ये बता दें कि ए की रैंक कितनी है, यहाँ पे 5x5 मैट्रिक्स है। ठीक है, बी जो कैसा, ए एंड बी आर 5x5 मैट्रिक्स, यानी दोनों ही 5 ऑर्डर के हैं, लेकिन ए की जो रैंक है वो 5 है और बी की जो रैंक है वो 3 है। तो आपको बता दें उनका जो डॉट होता है, यानी उनके जो गुणन होता है, उसकी जो रैंक होती है, इन दोनों में जो कम वाली रैंक होती है उतनी होती है, यानी 5 3 में कम वाली कौन सी, 3 है, तो रैंक हो जाएगी इसकी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमें ए की पावर एन होता है, तो प्रॉपर्टी इसकी ये होती है, देखिए ए की पावर एन होता है तो उसकी जो मल्टीप्लाई होती है जो इंटू में आता चला जाता है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 0 a 1, और इसकी 1 0 a 1, मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी से हमें 1 लग जाएगा। तो देखिए जब हम 1 से करेंगे तो 1 + 0 यानी 1 आया, फिर इससे करेंगे 1, ये 0 आएगा। जब इसकी हम इससे करेंगे तो आएगा यहाँ पे a + a, और यहाँ पर आएगा 0 1, यानी कुल मिला कितना आया, देखिए 1 2a 0 और ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 आ गया, बाकी सब कुछ सेम रहा। ऐसे यहाँ पे अगर n आ जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे n आएगा तो यहाँ पे n हो जाएगा, तो राइट आंसर हो गया सी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 देन द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, अगर ऐसा है तो इसका इन्वर्स निकालना। तो देखिए बहुत आसान होता है इसका इन्वर्स निकालने के लिए। तो आप क्या करें, इसका इन्वर्स निकालने के लिए ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें इसको। ठीक है, प्लस के ए इन्वर्स आई, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। इन्वर्स की ऐसे करेंगे तो यहाँ हो गया ए, ये ए इन्वर्स ए जो होता है वो आई के इक्वल होता है, और इन्वर्स की आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटू आई इज इक्वल टू होता है ए। ठीक है, आई गायब हो जाता है। तो यहाँ पे हमें इन्वर्स निकालना, तो इन्वर्स कितना हो गया, इन्वर्स हो गया आई माइनस ए, क्या हो गया, आई माइनस ए, यानी कौन सा राइट आंसर हो गया, ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स सच डैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी। तो हमें इसमें बताना कौन सा है। ए बी बोथ आर आइडेम्पोटेंट, ए इज ओनली आइडेम्पोटेंट, बी इज आइडेम्पोटेंट, ए बी आर नो, ए एंड बी आर नॉट आइडेम्पोटेंट। देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए और बी डॉट ए इज इक्वल टू ए, ऐसा तभी पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता दें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए और बी डॉट ए इज इक्वल टू बी तभी होता है जब ए और बी दोनों कैसे हों, आइडेम्पोटेंट। अगर ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए और